दोस्तों, एक बार फिर से ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने फिर से आ गया हूँ। बीच में कुछ समस्याओं के कारण जो पॉलिटी की क्लास थी वो सारी नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने मूल कर्तव्य तक उसको कंप्लीट कर दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति को लेकर रहेगा। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम विस्तार से बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान भी रखना है इस चीज़ का। राष्ट्रपति, इसमें बहुत फैक्ट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए कि भारत का एक राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति। 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब कि जनता द्वारा भी ये जिस तरीके से चुने जाते हैं, अभी आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आपको माइंड में रखना है। और आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी आपको उपयुक्त जो लिखा है वो इसी के बारे में था। अब इसमें क्या है कि निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से आएगा। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, तो इसमें कौन कौन होता है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2। नंबर 3 की केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। ये एक प्रावधान था 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित। ठीक है, कम से कम 50 निर्वाचक। आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेता है। और इसी तरह आर्टिकल 55 क्या कहता है हमारा, 55 कहता है कि चुनाव का तरीका। ठीक है, ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो मेन अनुच्छेद हैं वो ध्यान में रखने हैं। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से अभी बताने जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, ये पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ मतलब कि संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत, यानी सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, अब आर्टिकल हमारा 56, आर्टिकल 56 क्या कह रहा है कि 56 के अनुसार देख लेते हैं। 56 है कि जो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण। ठीक है, 57 कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। देखो अनुच्छेद के बारे में आपको मैं वर्णन कर दूं कि अनुच्छेद जो भी याद करने के हैं, जो शुरू के थे 1 2, वो ये लास्ट के जो मेन होंगे वो, उनका ध्यान रखना है। कभी कभी सम्मिलित करने को आ जाता है, लेकिन ये तो रटने पड़ेंगे आपको आर्टिकल, लेकिन सारे नहीं, जो मेन है वो मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ वो सब चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान है कि ये 56, ठीक है, यानी ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति को। लेकिन कौन से आर्टिकल में वर्णित है, आर्टिकल 56 का फर्स्ट। और 56 का सेकंड कहता है कि यह सूचना उपराष्ट्रपति स्पीकर को तुरंत देता है। गॉट इट, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन अर्हताएं, कोई इतना खास नहीं है। उसी तरह 58 भारत का नागरिक होगा, 35 साल की उम्र और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये 58 में वर्णित है। सेम इसी तरह 59 देख लीजिएगा। 59 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें,
अब शर्त भी आपको पता ही होगी कि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो तुरंत उपरांत अपने सदस्य उसको छोड़नी होती है। ये महत्वपूर्ण है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ, इसको भी आप याद कर लीजिएगा विधि के द्वारा, यानी राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आया आर्टिकल 61, बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? हाँ, चलाया जा सकता है। कैसे? कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ही संसद द्वारा वर्णित आर्टिकल 61 में है, जो आपको ध्यान में देनी है। लेकिन इसका क्या है कि महाभियोग इसके बारे में आपको थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं कि संविधान का उल्लंघन, लेकिन संविधान में परिभाषित नहीं है ये। ठीक है, संविधान में चीज़ें परिभाषित नहीं है। यह सूचना 14 दिन पहले और सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर या प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें 2/3 बहुमत द्वारा पारित। ठीक है, अब राष्ट्रपति को सदन में उपस्थित होने व अपना पक्ष रखने का अधिकार भी है। यानी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला तो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सदन में उपस्थित होने व अपना पक्ष रखने का अधिकार भी है। और एक सदन में पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भी इसी तरह यानी समान प्रक्रिया के द्वारा ही पारित किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 62 कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने यानी पद को संबंधित है। और 62 कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हुई लेकिन रिक्ति भरने के लिए उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक, याद रखिएगा। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में पूर्ण होना भी बहुत ज़रूरी है। पूछ लेता है इसकी जगह थोड़ा आगे पीछे कर देता है, 6 माह की जगह 1 साल रख देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो, पॉइंट तो कोई छोड़ना नहीं है और सारे ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक्ट था, इसके बारे में आपको बताऊंगा ही पूरा, लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जो आपको नोट डाउन भी करते चलना है और इसको जितना हो सके गाइज उतना याद कीजिएगा। देखो, मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको सारा बता रहा हूँ। अब राष्ट्रपति की हम थोड़ी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ शक्तियाँ का वर्णन कर रहा हूँ। शक्तियाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कार्यकारी शक्ति। मैं सब कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। कार्यकारी शक्ति यानी नामिक कार्यपालिका है। एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था यूपीएससी में कि नामिक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, इनके बीच अंतर, या और तरीके से क्वेश्चन शायद मैं उस तरह नहीं बता पा रहा, लेकिन नामिक कार्यपालिका ही कहलाती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो शक्तियाँ क्या है कि नियम बना सकते हैं और उसके नाम पर दिए जाने वाला कोई भी आदेश सर्वोपरि, तो पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, नियुक्ति पूछ लेता है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकता है। तो मैं जो मेन है उसके बारे में बता दूं। कैग, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग। तो इन सब चीज़ों का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति के पास है, और भी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके प्रशासनिक कार्य के बारे में। ठीक है, प्रशासनिक कार्य लिख लीजिएगा। प्रशासनिक कार्य मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंटों को आपके फोकस करना है, वही एग्जाम में पूछ लेगा पॉइंट। आजकल जो एग्जाम में पूछने का थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो चुका है कि मतलब कि उनमें थोड़ा डिफरेंट पूछ सकता है वो। अब ये नहीं कि आपको बिल्कुल फैक्चुअली पूछेगा। तो प्रशासनिक कार्य क्या है कि पीएम से जानकारी, मतलब प्रधानमंत्री से जानकारी, या मुद्दों पर कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया हो, तो वो चीज़ें भी इनके दायरे में आती हैं। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र
पूछ लेता है, इतना ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में लिख देगा कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन कर सकता है, किसके पास इसकी कार्यकारी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन करना भी इसी के द्वारा होता है। प्रशासनिक शक्ति में दो चीज मेन है, एक तो अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति और दूसरा है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। वीडियो को आप रोककर इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रशासनिक शक्ति हो गई। अब बात करते हैं हम न्यायिक शक्ति। न्यायिक हो गया, चलो उससे पहले एक विधायी शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विधायी शक्ति आपको पता ही होगा कि जैसे संसद की बैठक बुलाना, संसद का स्थगन, लोकसभा का विघटन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और संसद के अधिवेशन को संबोधन करना, लंबित कोई विधेयक है तो उसे संसद में संदेश भेजना। तो आप इनको वीडियो रोक कर लिख सकते हो। ठीक है, विधायी शक्ति मैंने भी आपको बता दिया, विधायी शक्ति। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास और भी अपनी शक्तियां होती हैं। देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर। वीटो पावर यानी जब एक विधेयक को संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर दे, लिख लीजिएगा। नंबर 2 कि स्वीकृति सुरक्षित रखना, और नंबर 3 कि पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन पुनर्विचार के लिए जो लौटाएगा वो ध्यान में रख लीजिएगा कि वह धन विधेयक को छोड़कर होगा, यानी उसमें धन विधेयक का वर्णन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसी तरह वित्तीय शक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। तो वित्तीय शक्ति के बारे में बता दूं आपको कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जा सकती। इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। और जैसे कि जो हमारी निधि होती है उससे अग्रिम भुगतान हुआ, ये सब चीज़ें ही इनकी वित्तीय शक्ति हैं। देख सकते हैं आप, जितने भी बड़े कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही, भले से वरना जो मेन शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास हो, लेकिन बिना राष्ट्रपति जी के भी कुछ नहीं हो सकता। खैर, इसके बाद वीटो शक्ति आपने पढ़ ली। और इनकी न्यायिक शक्ति, न्याय शक्ति में जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी सलाह से बाकी सभी को। ठीक है, और ये था भी पेप्सू बीए नियोग विधेयक, ये देख लीजिएगा। ये है क्या, 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक वीटो का प्रयोग किया था। और सेम 86 में ज्ञानी जैल सिंह थे, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेबी निषेधाधिकार। ठीक है, अब इसमें भी कुछ डिफरेंट थे। पॉकेट वीटो एक होता है पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब होता है ना। तो इसके देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति विधेयक न स्वीकृत, न अस्वीकृत, न पुनर्विचार बस अपने पास सुरक्षित रख लेता, क्योंकि संविधान में संसद द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है। पॉकेट मतलब अपनी जेब में रख लिया, दैट्स इट। याद भी आपको हो गया कि मतलब उसके पास कोई एक लिमिटेड समय सीमा नहीं है। ठीक है, ये भी मेन चीज़ है। और जैसे जो राज्य विधायिका है वो राष्ट्रपति की वीटो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। देखो, वो मैं इसलिए विस्तार इसका वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। आप अगर लेक्चर को सही से सुन भी रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो भी, जैसे कि विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के स्वीकृति के लिए लाया जाता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 4 विकल्प हैं।
सेम वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। देखो जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं वो सारी सेम राज्यपाल के पास है। हम राज्यपाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी फिलहाल थोड़ा आपको बता रहा हूँ एक विधेयक को लेकर। तो मतलब है विधेयक को तीन, देखो राष्ट्रपति के पास हमने तीन चीज़ पढ़ी थी। पहली चीज़ की क्या है कि वह मतलब विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है, यदि विधेयक धन्य हो तो राज्य विधायिका पर पुनर्विचार। और फोर्थ ऑप्शन है जो इसमें डिफरेंट है, नंबर 4, कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन कर सकता है। ये इसमें पॉइंट है मेन वाला, जो इसमें पॉइंट है मेन वो यही है कि वह क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, यानी राष्ट्रपति के विचाराधीन कर सकता है। यही 4 डिफरेंट है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी कुछ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे ही जो मैंने आज आपको इनके बारे में वर्णन किया, इनकी शक्तियों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, तो ये गाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अलावा और भी पॉइंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। देखो गाइज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और मैं सोच भी रहा हूँ कि जो हमारा कंटेंट है वो लिखित में कम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, वो राष्ट्रपति के सेकंड पार्ट की रहेगी। तो उसमें मैं आपको गाइज अपने आप से लिखकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो राष्ट्रपति के बारे में हैं, जो मतलब गाइज ये क्वेश्चंस PCS यहाँ तक कि UPSC में किस तरह क्वेश्चन पूछता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो टारगेट है वो अचीव करो बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखित में लाऊँ। वीडियो तो मैं सोच रहा था आज की राष्ट्रपति बिल्कुल ख़त्म, मतलब कि राष्ट्रपति को नहीं, कि राष्ट्रपति जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, लेकिन ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी इसमें बहुत कुछ रह गया, हमारा सत्र हो गए, कुछ केस लॉ भी हैं इसमें, और कुछ संविधान संशोधन है, उनकी सज़ा का प्रावधान, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा देर न करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटर्न में चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से आभार। आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी ये काम आ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।